चलो सुनाओ। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ना, लो लो लो। मैग्नेटिक सुनो, पहले तो हम लोग मैग्नेट के का प्रॉपर्टी को देखेंगे, फिर मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट ये एक इनिशियली तो ये एक पत्थर था, स्टोन था ना, जिसमें ये कैपेसिटी था कि ये आयरन टाइप का पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करना या रिपेल करना, एक प्रॉपर्टी था उसके अंदर, तो नाम रखा गया मैग्नेट। और मैग्नेट का बहुत सारे शेप डिफाइन होता है, तो हम लोग उसमें ओनली देखेंगे किसको, बार मैग्नेट, रॉड शेप का मैग्नेट को। ये एक मटेरियल जो ऑलरेडी नेचर में कहीं कहीं एग्जिस्ट करता है। बाद में हम लोग फिर मैन मेड मैग्नेट होता है, तो वो बात की बात है। इनिशियली तो ये एक स्टोन था, पत्थर था जो मैग्नीशिया में मिलता था, उसमें ये प्रॉपर्टी था कि आयरन पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर बाद में मैन मेड मैग्नेट सब है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको बोलते हैं। तो इसका बहुत बात तो समझ रहे हो कि इसका जो एक पोल, दो पोल डिफाइन होता है इसमें ना, जो इंड से थोड़ा अंदर होता है, और एक पोल स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं, इसको साउथ पोल, इसको नॉर्थ पोल। पोल स्ट्रेंथ, इसको एक तरह से एम को पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक चार्ज। और कैपेसिटी ऑफ ए पोल ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट और रिपेल ए मैग्नेटिक मटेरियल, इसका डिफिनीशन बात करेंगे तो कोई मैग्नेट का पोल का वह कैपेसिटी जो किसी आयरन पार्टिकल या मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। और इट इज टेकन एज ए डाइपोल ना, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें, मैग्नेट के केस में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो देखो, इस मटेरियल के अंदर आखिर क्या बात है जो इसमें ये प्रॉपर्टी है, अदर मटेरियल में वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब इसको देखा गया इस मटेरियल के अंदर में, तो हम लोग देखे हैं कि चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो करंट कंस्टिट्यूट होता है उसके मोशन से। कोई भी मटेरियल होगा सब में एटम और मॉलिक्यूल्स होगा, फिर इसके एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या बात है जो ये प्रॉपर्टी है, अदर में भी तो एटम और मॉलिक्यूल्स है उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो वहां पर गया हम लोग को डिफाइन करने कि जितने भी एटम्स है, तो एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होता है, और वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्लेन में सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा होता है। कोई इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में रोटेट कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में। एटम का इलेक्ट्रॉन सब ना डिफरेंट प्लेन में रोटेट कर रहा होगा सर्कुलर पाथ पर, इसको ऑर्बिट बोला। और सभी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एक एक ठो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि सब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक करंट कैरिंग लूप कंस्टिट्यूट करेगा। अ करंट कैरिंग लूप प्रोड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इनटू एरिया, ऐसे डिफाइन था ना ये।
तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्लेन में रोटेट कर रहा है इसलिए उसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को आप ऐड कर दोगे सभी इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो नेट जीरो आ जाएगा या नेट जीरो नहीं आएगा। उसको एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे, उसको एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब एटम के अंदर सभी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सम, उसको एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाता है। और ये क्या हुआ एक्चुअली, वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो डिफरेंट प्लेन में रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पर। सब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड अपना अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और सभी मैग्नेटिक मोमेंट का रिजल्टेंट कर दोगे तो उसको एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाता है। अब ये चीज ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। ये सब क्या है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये तो एटम हुआ ना, ये फिगरे में लिख दे रहे हैं, लैंग्वेज लिखने से बच जाएंगे। ये तो एटम हुआ, और ये सब क्या है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। सुनो, माइक्रोस्कोपिकली समझो बात को। मैक्रोस्कोपिकली तो करेंगे ही हम लोग, लेकिन कोई मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कोई नहीं करता है, कोई ऑलवेज करते रहता है। कोई मटेरियल है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब जाके वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, आयरन। कोई मटेरियल ऐसा है जो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेट की तरह बिहेव करते रहता है, नहीं। ये सब क्या क्यों होता है ऐसा बात? कोई भी मटेरियल होगा, एटम्स एंड एटम्स होगा, उसमें उस एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट ही मेन फैक्टर है। यदि ये चीज जीरो है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, अब जीरो कब है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी ये जीरो रह रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी ये जीरो ही रह रहा है, तो उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या? और इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये जीरो है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये जीरो नहीं है, तो उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। क्या होता है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेगी तो ये सब मैग्नेटिक, ये सब जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट है, इस सब पर वो एक्सटर्नल बी फील्ड टॉर्क लगाता है। टॉर्क लगा के सब मैग्नेटिक मोमेंट को एलाइन कर देता है एक तरफ, तो जाके एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करने लगता है। अभी रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब मैग्नेटिक मोमेंट, जिससे कि उसका वेक्टर सम जीरो मान लेंगे। लेकिन जब एक्सटर्नल बी फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल बी फील्ड क्या करेगा, इस सब इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट पर टॉर्क लगाएगा। ये टॉर्क हम लोग देखा था ना, म्यू क्रॉस बी ना, वो टॉर्क इस सब मैग्नेटिक मोमेंट को बी फील्ड की तरफ अलाइन कर देता है, तब जाके एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करता है। यदि ये बात हो रहा है तो उस मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। आयरन में यही होता है, आयरन का एटम, हर एटम का अपना अपना नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियली जीरो रहता है, लेकिन जब उसको कहीं से बाहर से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है तो फिर उसका हर एटम में एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करने लगता है। तो हम लोग बोलते हैं वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया।
मैग्नेट के केस में क्या होता है, इसको एक्सटर्नल बी फील्ड में नहीं भी है तब भी इसके हर एटम में एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करते रहता है, समझिए। तो मेन मोलेकुलर एटॉमिक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मैग्नेटिज्म का यही मेन कॉज है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट का जीरो होना नहीं होना, समझिए। तो चलो यहां पर आ जाओ। यहां पर हम लोग को कुछ टर्म डिफाइन करना है कि पोल स्ट्रेंथ की बात किया है स्मॉल एम, इसको मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं, और इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करें तो ये मैग्नेटिक डाइपोल भी, मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल भी बोला जाता है। मैग्नेट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि इसको कितनों टुकड़ा में बांटेगी, इसमें दो पोल ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। मोनोपोल कंसेप्ट मैग्नेट में नहीं होगा, बार मैग्नेट में कभी मोनोपोल की बात नहीं करते हैं। हाँ, करंट कैरिंग लूप ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर मोनोपोल डिफाइन होता है। एक सिंगल करंट कैरिंग लूप में मोनोपोल डिफाइन होता है, लेकिन बार मैग्नेट ऑलवेज डाइपोल। अच्छा, और तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाएगा। तो यहां पर डिफाइन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर, एक डिफाइन करते हैं हम लोग। हियर वी डिफाइन ए वेक्टर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर, या मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग अभी तक मैग्नेटिक फील्ड बोलते आए हैं। उसका एक्चुअल नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर या फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर। तो वही सब टर्म सबको देखना है। बी फील्ड एम, देखो बी एम एच, तीन गो वेक्टर डिफाइन करना है। फिर परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये सब में रिलेशंस, फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो अभी पहले ये सब डिफाइन करो। तो बोला यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर, मैग्नेट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर, या इसी को मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर भी बोला जाएगा, जिसको बी से डिनोट किया जाता है, इंडक्शन वेक्टर बी, जिसको आप अभी तक मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये तीन नाम से ये बी जाना जाता है। और ये डिफाइन कैसे है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन when field lines arises or terminate perpendicular to the area। अब यहीं पर, यहां पर बात करो तो ये जो फील्ड लाइन है, इसका पोल का अपना कुछ एरिया होगा ना, ये एरिया होगा। इस एरिया, इसके यूनिट एरिया पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हुआ, या इसके यूनिट एरिया पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन एराइज किया, वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर। और ये डिफाइन है कैसे, ये डिफाइन है बी डॉट डी एस, बी डॉट
ds इज इक्वल टू फाई फ्लक्स, ऐसे डिफाइन है ये मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, तो फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसेज एन एरिया। फ्लक्स का मेन मीनिंग, इसको इधर कर दो, नंबर, एरिया को इधर रफली ले लो, यूनिट की बात करना है हमको, तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ही तो बी आएगा, समझे? तो इस मैथमेटिक्स से डिफाइन है बी। बी का डिफिनेशन यही फॉर्मूला ही डिफिनेशन हुआ बी का। बी इज ए वेक्टर which is defined by b dot ds बराबर फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसेस पर यूनिट एरिया। और फाई का यूनिट तो वेबर, फाई का यूनिट वेबर या टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। और एक गॉस होता है, 1 वेबर बराबर 10 टू द पावर 4 गॉस, सीजीएस यूनिट 10 टू द पावर 4 गॉस। तो ठीक तो है, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर 1, तो 1 टेस्ला ही ना है वो, वेबर 1 टेस्ला 1 वेबर, 1 वेबर तो टेस्ला पर मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू, तो वहां पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा अगर वेबर लिख रहे हैं तो। हमको इतना याद है, इक्वेशन 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, और क्योंकि वेबर और टेस्ला को हम नहीं ना इक्वेट कर सकते, टेस्ला में पर मीटर स्क्वायर आता है। नहीं ये तो ठीक है, तो ये पर मीटर स्क्वायर नहीं लेंगे इसको 10 पर 4 गॉस। अब तू तो पूरा लिखे नहीं तो पहले ही, हाँ फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, फ्लक्स तो मीटर स्क्वायर होगा ना, नॉट ds टेस्ला मीटर स्क्वायर। अरे सही है देखो, अरे नहीं फ्लक्स हम बोल रहे हैं पर मीटर स्क्वायर, अगर उधर से देखो नॉट ds। सुनो, फ्लक्स का तो यही होगा। अब बी का यूनिट टेस्ला, सुनो, बी का यूनिट टेस्ला होता है, 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, हाँ, और ये 10 टू दी पावर 4 गॉस, यही ना है, हाँ ठीक है, अब यूनिट ठीक है। सुनो, ये मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर, फ्लक्स डेंसिटी यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसेज पर यूनिट एरिया। बी का मीनिंग हुआ नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसेज पर यूनिट एरिया। अब एक वेक्टर डिफाइन करते हैं यहां पर हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको वेक्टर H से डिनोट किया जाता है। अब सुनो, इस बी का वो पार्ट जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में यूज हुआ, क्या आप कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल को रखा, आयरन को, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, उसके अंदर भी हर जगह बी ही नहीं रहेगा, अदर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर जाता है। बाहर में मान लो बी था, ये बी था, लेकिन कोई मटेरियल नहीं था, तो लेकिन कोई मटेरियल रख दोगे तो बाहर में तो बी रहेगा, लेकिन अंदर का बी बी डैश हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो इस बी का
वह एक्सटेंट जिससे मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। पूरा बी यूज नहीं होता है मटेरियल को मैग्नेटाइज कर, बी का वह एक्सटेंट जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगा उसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर बोलते हैं। तो द एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल बी फील्ड टू विच ए मटेरियल विल मैग्नेटाइज्ड, बी का वह कैपेसिटी जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगा उसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। तो ये और ये वेक्टर H जो होगा ये B वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H वेक्टर, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को म्यू नॉट से डिनोट करेंगे, यानी H बराबर B बाय म्यू नॉट। देख रही है पूरा का पूरा B मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में यूज नहीं हो रहा है, बी का कुछ पार्ट जो म्यू नॉट से डिवाइड करने के बाद जो पार्ट आ रहा है वो मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में पार्टिसिपेट हो रहा है। ये सब डिफाइंड थ्योरेटिकली डिफाइंड वेक्टर है, एक्सिलरी वेक्टर है जो हेल्प करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में। बहुत सारे वेक्टर डिफाइन होता है। हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़े थे कैपेसिटर में, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पढ़े है ना, एकदम सिमिलर चैप्टर है यही, ये कुछ बात इसका शुरू उसी से मैच करता है। जैसे मेरा ये कहना था कि इसका लैंग्वेज में डिफिनेशन करेगी तो द एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड which is used to magnetize a material, used to magnetize a material, and it is B proportional to H, proportional constant को म्यू नॉट। अब सुनो, एक वेक्टर डिफाइन होता है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दोनों डिफरेंट चीज है। या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कैपिटल M से डिनोट किया जाता है इसको। अब सुनो, ऐसा है कि आप बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड बी डाला मटेरियल में, लेकिन बी का ओनली एक पोर्शन है जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में पार्टिसिपेट हुआ, जिसको एच वेक्टर बोला। अब आ जाओ, अब मटेरियल का भी तो अपना एक कैपेसिटी होगा कि हम कितना अमाउंट में मैग्नेटाइज हो, नहीं? तो मटेरियल का वह एक्सटेंट up to which they will magnetized when it is kept in an intensity vector H। मान लो एक मटेरियल है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर H हमने डाला। हम लोग H नहीं डाला, हम लोग तो B डाला। B का एक पार्ट है जो उसके अंदर H के रूप में एग्जिस्ट किया। अब वो H मटेरियल को किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज करेगा? मैं समझी क्या क्या बोल दिया? सब से थिंकिंग चीज करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? जो मतलब बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड बी डाला मटेरियल में,
मटेरियल कितना सुनो ना, तो बी मैग्नेटाइज कर रहा है कि मटेरियल को, कि एच मैग्नेटाइज कर रहा है मटेरियल? एच कर रहा है मैग्नेटाइज। बी का एक पोर्शन था जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में यूज हो रहा है, जिसको एच बोला। अब मटेरियल उस एच पर कितना अमाउंट से मैग्नेटाइज्ड हो रहा है? मटेरियल का प्रॉपर्टी। हाँ, एच का फिर वो पार्ट जो जिससे वो मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। तो ऐसे ये तो अपने आप को समझो, लेकिन इसका मैथमेटिकली हम लोग को डिफाइन करना है। यहाँ मैथमेटिकल डिफिनेशन है इसका। मैग्नेट अभी अभी क्या देखा था कि मटेरियल में एटम्स है, एटम में एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट। यदि मैग्नेटिक मटेरियल है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो एटम का जीरो रहेगा जब तक फील्ड में नहीं रखे हैं। नेट मैग्नेटिक मोमेंट एटम का जीरो कब नहीं रहता है? जब मैग्नेट होता है तब। लेकिन कोई मैग्नेटिक मटेरियल आया है, मतलब जैसे आयरन रॉड, उसका हर एटम का अपना नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियली क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अब जब उसको फील्ड में रखा तो अब सब इंडिविजुअल एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन होता है एक्सटर्नल फील्ड की तरफ, टॉर्क लगा उस पर। एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट मटेरियल के अंदर हर जगह एग्जिस्ट करने लगेगा। इनिशियली जो मैग्नेटिक मटेरियल था, मैग्नेट नहीं बोलना है इसको, मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसमें इसका प्रॉपर्टी ये था कि जब एक्सटर्नल बी फील्ड जीरो है तो इसका जो एटम सब है वो एटम सब में है मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में है सब इंडिविजुअल एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट, जिससे कि उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। हर पॉइंट पर, इसके अंदर हर पॉइंट पर म्यू नेट कितना? जीरो। रैंडम ये एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट सब है। क्या? एक इलेक्ट्रॉन का नहीं, एक एटम का, किसी एटम का मैग्नेटिक इधर, किसी का इधर, जिससे कि हर पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। लेकिन जब इस मैग्नेटिक मटेरियल को आप एक्सटर्नल बी फील्ड में रखा, ये एक्सटर्नल बी फील्ड ये सभी इंडिविजुअल एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट पर टॉर्क लगाया और वो सब इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल बी फील्ड की तरफ अलाइन हो गया। अब आप मटेरियल के अंदर किसी पॉइंट पर रहोगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। समझे? डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पर तो वहां भी ऐसा ही कुछ बात होता था। देखो, यदि एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, लेकिन तो फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल क्यों नहीं बोला कि एक नया नाम दे रहे हो इसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल? कुछ तो बात होगा इसके अंदर। वह इंसुलेटर जिसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर चेंज करेगा जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोलना। समझे? जो इंसुलेटर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो कर रहा था, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो वैसा ही इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसको इंसुलेटर बोलेंगे, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उसके अंदर का जो बिहेवियर है, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर यदि चेंज हो रहा है तो डाइलेक्ट्रिक, वो इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक। तो यदि इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यहां पर क्या होता है कि हर एटम में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करेगा। वहां पर हर एटम में एक मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन किया और यहां पर इसके हर एटम में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन होगा। नहीं भी हो सकता है। सुनो, इसका भी पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एकदम सिमिलर प्रॉपर्टी है। ऐसा भी तो वहां बोला कि हर एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो सकता है, नहीं? तो यहां भी हर एटम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो भी हो सकता है। इसलिए दो टाइप का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एग्जिस्ट करता है, पोलर और एक नॉन पोलर।
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का हर एटम एक न्यूट्रल, उसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। अब पोलर